अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ और उसके 3 दिन बाद आज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। क्रैश में मारे गए लोगों का डीएनए टेस्ट होगा और फिर परिवार को शव सौंप दिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसा हमेशा होता आया है। ऐसे मौकों पर खराब मौसम को दोषी ठहराकर बात आई गई हो जाती है, लेकिन क्या ऐसे ही बयानों को अंतिम सत्य मान लिया जाए? क्या ये 7 जानें इतनी सस्ती थी? इन 7 जिंदगियों के खत्म हो जाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद उत्तराखंड से आज सुबह एक और दुखद खबर सामने आई। गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ। केदारनाथ के पास गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था, लेकिन गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हो गया। बताया गया कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। क्या वाकई मौसम मशीन पर भारी पड़ गया या फिर तकनीकी खामी हादसे की वजह बनी? इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान, और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर की सेवा को केदारनाथ वैली में तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अब केदारनाथ से गौरीकुंड, फाटा और दूसरे स्थानों से जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं चल रही थी केदारनाथ धाम के लिए, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब फिलहाल जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन उस हेलीकॉप्टर का चलेगा तब तक केदारनाथ में किसी तरह से हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं होगी। सबसे पहले आप हादसे की तस्वीरें देखिए। आर्यन एविएशन के इस चॉपर का मलबा जंगलों में बिखरा हुआ है। चॉपर के कई टुकड़े इधर उधर पड़े हैं। खराब मौसम, स्थानीय लोगों ने मौके पर धुआं उठते देखा तो हादसे की सूचना दी। इलाके में एनडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में भी परेशानियां आ रही हैं। दर्दनाक हादसे में मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं जयपुर के रहने वाले पायलट राजवीर सिंह की भी क्रैश के बाद मौत हो गई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शोक संवेदना प्रकट की। हादसे का पहला वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा और बाकी 6 लोगों का क्या हुआ होगा। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी UCADA के अनुसार हेलीकॉप्टर में यूपी के 2 यात्री, महाराष्ट्र के 2 यात्री और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के 1-1 यात्री थे। 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन केदारनाथ धाम में यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ ही क्यों? क्या इससे पहले हुए हादसों से सबक नहीं लिया गया? 7 जून को भी एक हेलीकॉप्टर ने बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद रुद्रप्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जहां हेलीकॉप्टर का हिस्सा कार पर गिरकर टूट गया। इसमें कार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जबकि हेलीकॉप्टर के पंख से हाईवे किनारे बनी दुकान को भी नुकसान पहुंचा था। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई थीं, वहीं सभी यात्री सुरक्षित बच गए। मई में भी हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 17 मई को केदारनाथ में हेलीपैड पर लैंडिंग से ठीक पहले एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। वहीं 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 17 मई को हुए हादसे में हेलीकॉप्टर में 3 लोग, पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। तीनों सुरक्षित बच गए। हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने केदारनाथ आ रहा था, तभी लैंडिंग के वक्त अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। हादसा हेलीकॉप्टर की टेल बांड टूटने से हुआ। 8 मई को गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। गंगोत्री धाम जा रहे हेलीकॉप्टर को एरोटान सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। केदार घाटी में आज हुए इस हादसे से सारा देश गमजदा है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बार बार होते हादसे क्या कोई संकेत है
जिन्हें समझने में एविएशन कंपनियां और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट चूक कर रही है। सवाल यही है कि लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। रामानंद, जी मीडिया, केदारनाथ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक तरफ जांच चल रही है और दूसरी तरफ शवों की तलाश, लेकिन अब तक उन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं जिनकी वजह से प्लेन हादसे का शिकार हुआ। अब तक जांच कहां तक पहुंची है, कितने शवों की शिनाख्त हो चुकी है, हादसे के बाद अहमदाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है, जहां हादसा हुआ था अब वहां कैसे हालात हैं। बड़ी खबर की एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डीएनए मैच करवाकर शवों की पहचान की जा रही है। साथ ही जिनके शव बरामद हुए उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 270 से ज्यादा हो गया है। 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए, 31 डीएनए मैच हो गए, जिनमें से 20 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत वडोदरा से अहमदाबाद लाए गए, बाकी के ताबूत बनाने का काम जारी है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी डीएनए मैच कर गया। उनका शव परिवार को सौंपा जाएगा और राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होगा। मरने वालों के शवों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। शवों को घर पहुंचाने के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों से सीधे संपर्क में हैं। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाई पर। ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटवे की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा। विजय भाई रूपाणी की भी आज डीएनए मैच हो गया है। परिवार के साथ मिलकर उनके विधि विधान के अनुसार उनकी अंतिम विधि की जाएगी राजकोट में। एक तरफ शवों की पहचान की जा रही है तो दूसरी ओर हादसे की जांच भी तेजी से चल रही है। डीजीसीए ने जांच कमेटी तो बना दी, साथ ही बोइंग के सीईओ ने भी जांच में पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है। जांच टीम में डीजीसीए और आईबी के अधिकारी शामिल हैं। 3 महीने में जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 16 जून को जांच अधिकारियों की बैठक होगी। बोइंग की टीम भी जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एयर इंडिया की टीम को स्पॉट पर बुलाया था। डेलीगेशन जो पहुंचा है, बोइंग जिसकी कंपनी का ये विमान था, उसके भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो पूरी तरीके से जांच जो यहाँ पर चल रही है उसमें सहयोग करेंगे, असिस्ट करेंगे, क्योंकि बोइंग के पास जांच करने का खुद का अधिकार नहीं है। वो जो जांच टीमें यहाँ पर हैं उनके पास जो तमाम सवाल हैं जांच टीमों के पास, उसके जवाब बोइंग की तरफ से यहाँ पर दिए जाएंगे। हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने विमानों की जाँच भी शुरू कर दी है। बोइंग 787 मॉडल हादसे का शिकार हुआ था। इसके दोनों मॉडल्स 7878 और 9 की जांच चल रही है। डीजीसीए के आदेश पर एयर इंडिया ने अपने फ्लीट में शामिल 9 बोइंग ड्रीमलाइनर वन टाइम सेफ्टी चेकिंग की। अभी 24 विमानों की चेकिंग होनी बाकी है। एयरलाइन के पास 26 बोइंग 7878 और 7 बोइंग 7879 प्लेन्स हैं। भले ही अब तमाम तरह की जांच चल रही है, लेकिन हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या टेक ऑफ से पहले फ्लाइट के इंस्पेक्शन में कोई लापरवाही हुई या फिर बोइंग के 787 मॉडल में ही कोई खामी है? फिलहाल ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है और बोइंग की टीम भी जांच में सहयोग करने के लिए पहुंच गई है। सारे सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेंगे। अहमदाबाद से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं कथावाचक मुरारी बापू की, जिनके काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पर बवाल हो गया। इस बवाल की वजह क्या थी और क्यों संत समाज मुरारी बापू पर भड़क गया? क्यों मुरारी बापू के काशी की सड़कों पर पुतले फूके जाने लगे? देखिए इस रिपोर्ट में। रामकथा करने पर विवादों में घिरे मुरारी बापू। सूतक में काशी विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन। संतों बनारसियों के निशाने पर कथावाचक। ये तस्वीरें हैं यूपी के वाराणसी की, जहां कथावाचक मुरारी बापू का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर मुरारी बापू पर सवाल उठ रहे हैं। काशी का संत समाज मुरारी बापू को सनातन का विरोधी करार दे रहा है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों?
तो चलिए आपको इस विरोध की जड़ में लिए चलते हैं। 11 जून को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हो गया था। उनकी पत्नी नर्मदा बा का 79 साल की उम्र में देहांत हुआ। पत्नी के निधन के 3 दिन बाद ही बापू काशी पहुंचे और राम कथा वाचक ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। जलाभिषेक के बाद वो मंदिर परिसर में 30 मिनट तक रहे। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें पूरे कैंपस के बारे में बताया। उन्हें अंग वस्त्र और प्रसाद दिया गया। इसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर श्री राम की कथा सुनाई, जो 22 जून तक चलेगी। दर्शन पूजन और कथा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोध शुरू हो गया। वाराणसी के सनातनियों का कहना है कि घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है। इस काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं होता, त्योहार नहीं मनाए जाते, कथा नहीं कही जाती। बहुत से घरों में तो सूतक काल में खाना तक नहीं बनता। लेकिन मुरारी बापू काशी में राम कथा करने आ गए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर भी गए। सभी ने एक स्वर में सवाल उठाया कि सूतक में होने के बाद मुरारी बापू ने बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन कैसे किया? किस शास्त्र ने उन्हें व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने की अनुमति दी? सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। शास्त्र विधि को त्याग करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको असौच लगा हुआ है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो यह एक प्रकार से अगर यह यज्ञ गया रामचरितमानस का यह करते हैं परायण, तो यह तामस यज्ञ कहलाता है। इस विषय में व्यवस्था प्रतिपादित है, ऐसी व्यवस्था वर्णित है जिसमें हम शौच काल में, असौच काल में, जनना शौच या मरणा शौच की स्थिति में देव दर्शन, देव पूजन, विग्रह स्पर्श, कथा प्रवचन इत्यादि का कार्य नहीं करते, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र विरुद्ध है। ऐसा करना धर्मशास्त्र विरुद्ध है, इससे प्रत्यवाय लगता है। इतना ही नहीं, जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उसका देव तत्व भी उस विग्रह को छोड़ करके और चला जाता है। संतों ने सूतक में पूजा पाठ पर सवाल उठाए तो मुरारी बापू ने भी माफी मांग ली। हालांकि इससे पहले उन्होंने दलील दी थी कि हम लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर ये सूतक लागू नहीं होता। कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सबको किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप परंपरा से है वैष्णव साधु कि हमें ये कोई लागू नहीं। क्रिया करते हैं न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे सब कुछ हमारा पूरा हो। वहीं संत समाज का कहना है कि अगर हम सनातन धर्म में हैं तो सूतक का पालन करना जरूरी है, चाहे संत हो, शैव हो या वैष्णव। सूतक के दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। 16 दिनों तक सूतक की विधियों का पालन करना जरूरी है। धर्म सिंधु के अनुसार 7 पीढ़ी तक सूतक लगता ही है। वैष्णव, शैव और शाक्त से कोई मतलब नहीं होता। निर्णय सिंधु और धर्मशास्त्र के अनुसार शमशान पर जाने से ही सूतक लग जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सूतक में पूजन कराने का मामला 2021 में भी हो चुका है। मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्र ने विश्वनाथ धाम के लोकार्पण में 13 दिसंबर 2021 को पूजन करा दिया था। इस मामले में जांच भी हुई थी और उनको 1 साल के लिए चंदौली भेज दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में मुरारी बापू ने माफी मांगकर विरोध को शांत कराने की कोशिश की है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नैनीताल का कैंची धाम अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। नीम करौली बाबा के भक्त उनको बजरंगबली का अवतार मानते हैं। बाबा के भक्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। भक्तों की लिस्ट में सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन भी हैं। इसीलिए बाबा में लोगों की आस्था तेजी से बढ़ रही है। साल दर साल कैंची धाम पहुंचने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आज कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिससे नैनीताल में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है।
कैंची धाम में स्थापना दिवस के मौके पर सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा से जुड़ के बहुत एक पॉजिटिविटी रहती है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी रहती है। उस पॉजिटिविटी से आगे को और बहुत अच्छा होता रहता है। जो काम बनते नहीं है अपने आप बनते चले जाते हैं। एक बार बच्चा दर्शन कर ले आप। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नीम करोली बाबा का 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नैनीताल में सिर्फ नीम करोली बाबा के भक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जगह आस्था और चमत्कारों का केंद्र बन चुकी है। कैंची धाम में दुनिया भर से आस्थावान पहुंचते हैं। आज स्थापना दिवस दोपहर तक ही मुख्य द्वार के दोनों ओर श्रद्धालुओं की लगभग 4 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया। पिछली बार 2,80,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार 4 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच सकते हैं। बहुत जबरदस्त तैयारी की गई है और सबसे दिलचस्प बात है कि मंदिर 4:30 बजे 5 बजे से दर्शन शुरू हो रहा है और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा भक्तों का लाइन लगा हुआ है। देखिए भक्तों की कतार। कितने देर से आप लोग लाइन में लगे हुए थे? 3 o'clock आ गए थे घर से। 3 o'clock आ गए थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बाहर से जो भक्तों की आप कतार देख रहे हैं, ये जैसे मंदिर में एंटर होता है, सामने मुख्य मंदिर है और बाबा का दर्शन करने के बाद आज भक्तों को पीछे की तरफ जाने की इजाजत और वहीं से मालपुए का प्रसाद मिलेगा। बाबा के दरबार में भोर 3 बजे से ही दर्शन के लिए लाइन लगना शुरू हो गई थी। दोपहर बाद कैंची धाम क्षेत्र में हुई बारिश से भी भक्तों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा और भक्त बारिश में भीगते हुए लाइनों में लगे रहे और बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भक्तों के आने का ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। इस बार स्थापना दिवस मनाने के लिए कैंची धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी फूल मालाएं, पंखुड़ियों से बना मार्ग और मंदिर परिसर की सजीव सजावट इसे अलौकिक बना रहे हैं। मंदिर का हर कोना श्रद्धा से भरा हुआ है। फूलों की भव्य सजावट देखते ही आंखें भक्ति में डूब जाती हैं। हमारे बच्चे का पेट का दर्द नहीं सही हो रहा था। एक बार महाराज जी से मैंने बोला कि महाराज जी हमारे बच्चे का दर्द नहीं जा रहा है, ये कैसे सही होगा? आप करिए इसे, आपके अंडर में है। उस दिन से बच्चे का दर्द में आना बंद हो गया। बच्चे का दर्द ठीक हो गया? बिल्कुल सही हो गया। आप परेशान थे कई साल से? व्यापार से लेके हर चीज से परेशान था मैं। क्या जिंदगी में हर चीज अच्छी हो रही है। बाबा के दरबार में माथा टेको, शंका दूर हो जाती है। जब से आया हूँ, जब से आ ही रहा हूँ कंटिन्यू, और अच्छा लगता है बहुत। और क्या बदलाव हुआ जीवन में? जीवन में बदलाव हो रहा है, काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। और जैसे कि पहले जो चीजें थी अब पहले से बेटर हुई हैं लाइफ में चीजें, तो अच्छा लग रहा है। 20 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे बेटे को नौकरी बाबा जी की कृपा से 15 जून को ही दी थी। और आज वो अधिकारी बन गया उनकी कृपा से। बाबा की कृपा से आपका बेटा अधिकारी बन गया, वो भी 15 जून को नौकरी दी थी। तो आप मानते हैं ये बाबा की कृपा से हुआ? और मेरी लड़की को भी नौकरी दी, टीचर बना दिया उन्होंने। बाबा की कृपा से कृपा से है। और मैं 30 सालों से हर साल आता हूँ, लॉकडाउन में भी आया। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की प्रेरणा स्थली कहीं और नहीं बल्कि कैंची धाम ही है। नीम करौली बाबा को बजरंग बली का अवतार माना जाता है। भक्तों में आस्था है कि उन्होंने यहाँ कई चमत्कार भी किए और जो यहाँ सच्चे दिल से मन्नतें लेकर आता है वो सभी पूरी होती हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटी भी कैंची धाम आकर अपना सिर झुकाते हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। बाबा के बारे में काफी सुना था और वाइफ है मेरी साथ में और एक अटूट विश्वास के साथ। बहुत ज्यादा सबों में भावना बहुत ज्यादा है और बाबा में आस्था बहुत ज्यादा हम लोगों को है। बाबा के चमत्कार के कारण ही दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार भी कैंची धाम में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। इस मौके पर खलल न पड़े इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं देश भर में हुई है, उनको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को और एक क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया। लगभग 1000 पुलिस वाले हैं, जिसमें हर यूनिट के लोग हैं। ATS भी हमारा है, SSB भी है, PAC भी है, QRTs भी हैं, इसके अलावा SDRF का डिप्लॉयमेंट है। तो बड़ी संख्या में ऑफिसर यहाँ आ रखे हैं एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट। बाबा नीम करौली महाराज पर लोगों की बड़ी आस्था है। भारत के साथ ही दुनिया भर से भक्त कैंची धाम पहुंचते हैं, जिनको सुगमता के साथ बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं। नैनीताल से गौरव जोशी की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं श्री राम के धाम अयोध्या की, जहां मंदिर निर्माण के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
योगी फोर्स ने पूरे अयोध्या में बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान चलाया है, जिसमें होटल और होम स्टे के साथ साथ मकानों में रह रहे किराएदारों की भी जांच हो रही है। राम का धाम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वेरिफिकेशन प्लान, संदिग्धों की होगी पहचान। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री राम के धाम में अब सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े किए जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह है राम मंदिर निर्माण के बाद से देश विदेश के आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी तादाद। योगी फोर्स का ये एक्शन अब अयोध्या के कोने कोने में दिखाई पड़ रहा है। पूरी अयोध्या में सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए अब पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया है, जिसमें मकानों में रहने वाले किराएदारों, होम स्टे करने वाले लोगों और हॉस्टलों में रुकने वालों का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। योगी फोर्स के अयोध्या में बीट स्तर पर किए जा रहे इस वेरिफिकेशन अभियान में स्थानीय नागरिकों की भी मदद ली जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि अगर कहीं भी कोई संदिग्ध दिखे तो पुलिस को फौरन इसकी सूचना दें। पूरे अयोध्या वासियों के माध्यम से कि आपके आसपास कोई लोग रह रहे हैं, यदि संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं तो इस सूचनाएं पुलिस को दें। हमारे जो स्थानीय बीट लेवल पर जो लोग हैं उनके माध्यम से भी उसको एक सतत सत्यापन की कार्रवाइयाँ उसमें चल रही हैं और जो किराएदार हैं, चाहे वो हमारे जो बहुत सारी जगह पर होम स्टेज खुले हुए हैं, उन सब में भी हमने एक प्रकार का संस्थागत रूप उसको दिया है कि कैसे हम इसकी समय समय पर चेकिंग कर सकें और तो उस पर एक अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। परंतु ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी होगी, उसको लगातार हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं। दरअसल राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद से अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। अनुमान के मुताबिक वहां हर रोज करीब 60 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा को त्रिस्तरीय बना दिया गया है, यानी ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी। रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के क्षेत्र में बड़े संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। साथ ही एआई तकनीक से लैस सुरक्षा तंत्र भी एक्टिव हो चुका है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में अयोध्या में भक्तों की भीड़ और भी बढ़ेगी, लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। किसी भी संभावित खतरे या चूक को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार तक पुलिस और पीएससी के जवान तैनात हैं, जो हर व्यक्ति की गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रखते हैं। अयोध्या से जी मीडिया के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। और असम के धुबरी में मंदिर के पास बीफ फेंके जाने के बाद हिमंता सरकार एक्शन में। एक तरफ बीफ फेंकने वाले आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं, जिसमें बोदर अली, हजरत अली, तारा मियां, इसके अलावा शजमल मियां, जहांगीर आलम को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही केस दर्ज करके सख्त कार्रवाई भी की जा रही। तो वहीं दूसरी तरफ हिमंता ने अतिक्रमण के खिलाफ भी एक्शन का निर्देश दे दिया है, क्योंकि शिकायत मिली थी कि असम के लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत को लेकर सीएम हिमंता ने कहा कि धुबरी या किसी भी अन्य जगह पर हम दुष्ट तत्वों को वास्तविक भारतीय नागरिकों की भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देंगे। यह हमारी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। हाल ही में एक व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर मेरे पास आया था। मैंने डीसी धुबरी से इस मामले पर गौर करने को कहा है। हिमंता के एक्शन से साफ है कि असम में देश और सनातन विरोधी कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने कानून से खिलवाड़ किया तो उसका सख्त इलाज किया जाएगा। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। असम के धुबरी में हनुमान मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हथियारबंद पुलिस के जवान मंदिर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तस्वीर सीधा दिखाता हूं। आप देखिए मंदिर के पास जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी की गई है। मंदिर के इस परिसर में किसी को भी आने की मनाही है। ये हनुमान मंदिर है जहां पर जो है गोमांस फेंका गया था यहीं पर, और इसी वजह से स्थानीय लोगों में काफ़ी तनाव हुआ। बहुत पुरानी हनुमान जी की ये मूर्ति है और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर जैसे ही ये खबर आई उसके बाद काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो गया। ये वही हनुमान मंदिर है जहाँ औरंगजेब गैंग ने मांस फेंका था और असम को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची थी। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंदिर पर बुरी नजर रखने वालों को शूट एट साइट, मतलब देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। তো এনেকুৱা কাম নহ'ব লাগিলে অহাবাৰ গোটেই ৰাতি মই হনুমান মন্দিৰত নিজে কোনো কাৰণতে আমি
ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব আজি ৰাতি কোনবা ওলাবতো গুলি খাব। यही नहीं, मुख्यमंत्री हिमंता खुद मंदिर में बजरंगबली के दर्शन के लिए पहुंच गए। मंदिर कमेटी कौन? क्या नाम है आपका? अरे धक्का मत मार यार, थोड़ा सा मंदिर को अच्छा बनेगा, बड़ा बने। मैं भी कुछ भेज रहा हूँ, आप बढ़िया से मंदिर को बनाइए। स्थानीय लोग उनके मंदिर में आने से बेहद खुश दिख रहे थे। सीएम हिमंता का स्वागत जय श्री राम के नारे से किया गया। सीएम हिमंता ने बजरंगबली के मंदिर को और भव्य बनाने के लिए खुद भी योगदान देने का संकल्प लिया। ये मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। मंदिर में मांस फेंके जाने की घटना की अब पुलिस जांच कर रही है। 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। दूसरे दिन उसी टेम्पल के कैंपस में फिर गौमास मिला, तो फिर थोड़ा सा कम्युनिटी के बीच में थोड़ा क्लासेस चालू हुआ, तो उसको इमीडिएटली फोर्स के थ्रू कंट्रोल किया गया। एंड उसी हिसाब से उस दिन थोड़ा हम लोगों ने 144 लगाया। हालांकि हिमंता के आदेश के बाद मौलानाओं ने हिमंता पर गंभीर आरोप लगाए और असम में मुस्लिमों को निशाना बनाने की बात कही। ये तो सरासर मुख्यमंत्री का इल्जाम लगाना है कि मुसलमान जो है वो मंदिरों पर हमला करना चाहते हैं। ये सरासर इल्जाम है और इसको इल्जाम लगा के ग्राउंड बना करके फिर मुसलमानों को वहाँ पर तंग करना, उनको परेशान करना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना। ये मनसूबाबंदी प्लानिंग जिस दिन से उन्होंने कुर्सी थामी है उस वक्त से लेकर के आज तक प्लानिंग वो यही करते आए हैं कि आसाम से मुसलमानों को इतना तंग किया जाए, इतना मजबूर किया जाए, इतना परेशान किया जाए कि वो आसाम छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हिमंता सरकार का शूट एट साइट का फैसला भले ही धुबरी जिले के लिए हो, लेकिन इसका असर पूरे असम पर होगा, खासकर उन जिलों में जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है। कुल मिलाकर धुबरी में अभी हालात सामान्य हैं और हिमंता ने जिस तरह से शूट एट साइट का आदेश दिया उसके बाद कट्टरपंथी मंदिर को निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे। धुबरी से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुस्लिमों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब योगी सरकार है तो ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। मौलाना ने मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए सरकार को जुल्म करने वाला बताया और गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। फिर योगी फोर्स ने क्या किया कि बरेली एकदम शांत हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है। मौलाना का ऐलान, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार, अरेस्ट करने की मांग, बरेली में भारी फोर्स तैनात। यूपी के बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलाना रजा का कहना है कि देश में मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, जिसके विरोध में 11 लोगों के साथ गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। लेकिन मौलाना के ऐलान करते ही योगी फोर्स अलर्ट हो गई थी। मौलाना समर्थकों के साथ अराजकता फैलाते और पैनिक क्रिएट करते उससे पहले ही पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और घर से निकलने ही नहीं दिया, जिसके बाद मौलाना के 11 समर्थकों ने जाकर गिरफ्तारी दी। दरअसल गिरफ्तारी के पीछे मौलाना का मकसद है मुस्लिमों को एकजुट करना, जिसके लिए मौलाना ने गिरफ्तारी प्लान चुना है। तौकीर रजा का कहना है कि आज 11 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, कल से 72 लोग गिरफ्तारी देंगे, अगले दिन 313 लोग गिरफ्तारी देंगे और उसके अगले दिन 917 लोग गिरफ्तारी देंगे और उसके बाद ये सिलसिला पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर चलने वाला है। हम अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते इस सरकार के अंदर। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लिंचिंग हो रही है, दरगाहों का मज़ारात को शहीद किया जा रहा है और स्टेटस को होने के बाद शहीद किया जा रहा है और हम मजबूर हैं, हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर हम अपनी आवाज उठा के परेशान कहे किससे अपनी रुदात, जो रुदात जिससे कहे वो लोग इसमें सब शामिल है। तौकीर रजा गिरफ्तारी देकर विरोध जताना चाहते हैं, देश भर में मुस्लिमों को संदेश देना चाहते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है और उनको इस बात की बड़ी चिंता है। मौलाना का कहना है कि मुल्क में मुस्लिमों की हालत खराब है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिद मजार और दरगाह गिराई जा रही हैं, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाए, गौसेवा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, मुस्लिमों की लिंचिंग की जा रही है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम
पुलिस कर रही है, पुलिस हिंदू बनकर काम कर रही है और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे उनके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पुलिस को बवाल का अंदाजा पहले से था, इसलिए मौलाना को नजरबंद किया गया, लेकिन इसके बाद भी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रवक्ता समर्थकों के साथ दामोदर पार्क पहुंच गए, नजरबंद करने का विरोध किया और भारी हंगामा करने लगे और बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लेकिन भारी फोर्स के सामने गिरफ्तारी का प्लान फेल हो गया और योगी फोर्स ने अपने अलटने से एक बड़ा बवाल होने से पहले ही टाल दिया। बरेली से अजय कश्यप की रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब यह जंग एक तरफा नहीं रही। इजराइल के हर वार का ईरान पलटवार कर रहा है। अब विध्वंस की तस्वीरें डराने लगी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, जिससे हाइफा नेवल बेस और तेल अवीव में आईडीएफ के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद इजराइल ने भी तेहरान में गैस डिपो पर बड़ा हमला बोला है। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में घमासान। ना नेतन्याहू झुकेंगे ना खामने, एक और भीषण लड़ाई। मिसाइल के प्रहार, आगे वर्ल्ड वॉर 3। कहीं इमारत धधक रही है, कहीं सैन्य ठिकाने तबाह, कहीं काले धुएं का गुबार उठ रहा है, कहीं सफेद धुएं से भरा आसमान। एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध इजराइल का युद्ध जारी है। इजराइल के जद में पहले तेहरान आया और फिर एक एक करके ईरान के परमाणु ठिकाने। इजराइल ने ईरान पर बारूद की इतनी बारिश की है कि ईरान में हाहाकार मच गया। इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन द राइजिंग लायन। इजराइल और ईरान के जंग ने पश्चिमी एशिया में तनाव को बेतहाशा बढ़ा दिया। इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी और लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और अब इजराइल ने इस महायुद्ध में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इजराइल ने ठीक वैसी ही चेतावनी एक बार फिर जारी की है जैसे गाजा में किया था। आईडीएफ ने ईरान के सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी किया है, जिसके मुताबिक सैन्य ठिकानों के आसपास की जगहें खाली करें, अगले आदेश तक इन इलाकों में वापस ना लौटें। इन इलाकों में रहने पर जान को खतरा हो सकता है। मतलब साफ है, इजराइल ने अब ईरान के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाने का प्लान तैयार कर लिया है और आने वाले समय में ईरान में इजराइल का बारूदी प्रहार और तेज हो सकता है। लेकिन इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी और अपने ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और राजधानी तेल अवीव सहित कई शहरों में मिसाइल दागे और तबाही मचाई। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 सैन्य ऑपरेशन के तहत इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पोर्ट और यरूशलेम को निशाना बनाया। इजराइल के हमले से ईरान बौखलाया है और वो इजराइल के उन ठिकानों पर हमला बोल रहा है जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरान ने इजराइल के 150 से ज्यादा ठिकानों पर 200 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने तेल अवीव के हरकिया में इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया है। इसी में इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ का हेडक्वार्टर है। साथ ही तेल अवीव के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी ईरान की ओर से निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा डिमोना ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है। ईरान ने सबसे बड़ा हमला इजराइल के हाइफा नेवल पोर्ट पर किया है और मिसाइलों के वार से इस नेवल पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही अल नकाब मिलिट्री साइट पर भी ईरान के हमले की खबर है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया और ईरान के सबसे बड़े तेल डिपो पर जोरदार प्रहार किया। इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहा है। सबसे पहले ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के बाद अब उसने ईरान के तेल डिपो और गैस रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
ईरान ने राजधानी तेहरान के पास शाहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। इससे पहले बुशहर शहर के पास फज्र गैस रिफाइनरी और अबादान में ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक किया। बहरहाल इजराइल के राइजिंग लायन के जवाब में ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 जारी है। आयरन डोम से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों की लाइव टेस्टिंग जारी है, लेकिन यकीन मानिए मानवता के लिए ये युद्ध हर सूरत में विध्वंसक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हो क्या रहा है? ना तो नेतन्याहू रुक रहे हैं और ना ही खामेनेई झुक रहे हैं। हाल यह है कि अब इजराइल और ईरान के संग्राम से मिडिल ईस्ट झुलस रहा है, और यही हाल रहा तो यह तय है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी महासंग्राम आगे तीसरे विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए रूस से बात की है और ईरान को चेताया भी है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत खौफनाक होगा। इजराइल और ईरान के बीच भीषण होती जंग। ट्रंप पुतिन निकालेंगे समाधान या आगे वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान? इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजरायली सेना ने तेहरान के एटमी कारखाने समेत कई अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान को तबाह कर देने की ठान ली है। इजरायली हमलों ने ईरान के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी निशाना बनाया, लेकिन इस वजह से मामूली नुकसान की ही खबर है। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन हमलों के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जंग को जितना एक तरफा माना जा रहा था, उतनी एक तरफा ये जंग है नहीं। यकीनन आगे आने वाले समय में दुनिया इस लड़ाई से जुड़ी और भी भयानक तस्वीरें देखेगी। तो क्या अब ये माना जाए कि इजराइल वर्सेस ईरान का ये भीषण युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहा है? लिहाजा तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर 50 मिनट तक शनिवार को फोन पर बात की। इस दौरान पुतिन ने ट्रंप को ईरान और इजराइल के नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में बताया। साथ ही ईरानी परमाणु मुद्दे पर समाधान तलाशने के रूस के प्रस्ताव को भी दोहराया। यानी इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका से लेकर रूस तक बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर फिर से अटैक किया तो अंजाम बुरा होगा। अगर खामेनेई इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागते रहे तो तेहरान जल उठेगा। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान पर हो रहे हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में संदेश भी दिया है। ईरान ने अगर हमला किया तो वो पछताएगा। ऐसी तबाही मचाएंगे कि आज तक दुनिया ने नहीं देखी होगी। अमेरिकी सेना को किसी भी हमले का जवाब देने की छूट है। मतलब साफ है कि इजराइल और ईरान को लेकर अब गोलबंदी भी तेज हो गई है और पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है और नेटो देशों का भी इजराइल को समर्थन मिल सकता है। तो ईरान को चीन और रूस पर भरोसा है, लेकिन रूस खुद इन दिनों यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। ऐसे में ईरान को सैन्य मदद करना रूस के लिए भी आसान नहीं। चीन को लेकर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अगले 72 घंटे में कोई समाधान नहीं निकला तो फिर इजराइल और ईरान का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उधर वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिन पर अमेरिका की सेना की 250वीं वर्षगांठ पर विशाल सैन्य परेड हुई। ट्रंप ने सैनिकों को सम्मानित किया, नए रिक्रूट्स को शपथ दिलाई और अपने दुश्मनों को चेताया भी। इस भव्य आर्मी परेड के बहाने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह भी संदेश दे रहे हैं कि उनके देश की ताकत क्या है, उनके पास कितने उन्नत हथियार हैं जो उनके दुश्मनों पर कभी भी भारी पड़ेंगे। अमेरिका हर मायने में दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है।
अमेरिका के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी देश का मुकाबला आसानी से कर सकता है और इसी शक्ति का प्रदर्शन ट्रंप ने अमेरिका की सड़कों पर किया। अमेरिकी सेना के 250 साल पूरे होने पर पावर पैक शो पूरी दुनिया ने देखा। इस मौके पर एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। अमेरिका में इस तरह की परेड का आयोजन कम ही होता है। इतने बड़े तौर पर सड़क पर हथियारों का प्रदर्शन इस तरफ इशारा है कि ट्रंप दुनिया को अपनी पावर दिखा रहे हैं। और आइए बात भारत के उस स्वदेशी तेज हथियार की जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा है, लेकिन इसी महीने के अंत तक वो घातक हथियार वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। तेजस MK-1A एक ऐसा स्वदेशी विमान है जो वजन में काफी हल्का है, लेकिन दूसरे विमानों के मुकाबले ताकतवर, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है और सटीक निशाना लगाने में इसका कोई तोड़ नहीं है। आधुनिक तकनीक से लैस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हवा में कलाबाजी करता ये हिंदुस्तान का नया तेज है, जो पाकिस्तान और चीन के लिए खौफ का दूसरा नाम बनने वाला है, जिसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ना तय है, क्योंकि जिस स्वदेशी विमान का इंतजार इतने दिनों से हो रहा था अब वो खत्म होने वाला है। खबर है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारतीय वायुसेना को इस महीने के अंत में तेजस मार्क A1 की पहली खेप डिलीवर करने वाला है। Zee News।